नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज नेपाल संकट में फंसा हुआ है। एक के बाद एक आपदाएं आ रही हैं। 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से अभी नेपाल लड़ ही रहा था कि पानी की एक और सुनामी आ गई है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर एक और झील फट गई है और एक बार फिर पानी का सैलाब नेपाल पहुंच गया है। गनीमत ये रही कि इस बार नेपाल को झील फटने की खबर 2 घंटे पहले मिल गई। 24 घंटे पहले ये खबर भी मिल गई कि झील कभी भी फट सकती है, इस पर बना बांध टूट सकता है। इसलिए इस बार जान माल का नुकसान पहले से कम हुआ, लेकिन नुकसान से पूरी तरह से नहीं बचा जा सका। नेपाल में फिर आया जल प्रलय, दुनिया ने बढ़ाई मदद के हाथ। इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान को ट्रंप की धमकी, कहा फिर शुरू हो सकती है जंग। ईरान का जवाब, लड़ाई हुई तो इजराइल हो जाएगा बर्बाद। अमेरिका और कनाडा में तेज हुआ टकराव, कनाडा की झील पर कब्जे की तैयारी में ट्रंप, बदल दिया नाम, कनाडा ने भी दिया जवाब। भारत के खिलाफ खुद को मजबूत करने में जुटा पाकिस्तान, मक्का पैक्ट के बाद अब कुवैत के साथ किया रक्षा समझौता। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के एक ऐसे आइलैंड को जहां इंसान से ज्यादा है केकड़ों की संख्या, केकड़ों के लिए बंद कर दिए जाते हैं रास्ते। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप ने सीआईआर चीफ जॉन रेडक्लिफ की मास्को यात्रा की खबर पर लगाई मोहर, कहा यात्रा नियमित प्रक्रिया का हिस्सा। उम्मीद जताई कि रूस नाटो देशों पर नहीं करेगा हमला। ईरान और अमेरिका जंग के चलते संकट में यूरोप की सुरक्षा, इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार में आई भारी कमी। रूस से जंग हुई तो बुरी तरह से फंस सकता है यूरोप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान का पाकिस्तान सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि जेल में उनके पिता को मारने की साजिश कर रही है पाकिस्तान सरकार। रूस के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भयंकर आग, 15 कर्मचारियों की मौत, आग के कारणों की शुरू हुई जांच। नेपाल में एक और आपदा आ गई है, एक और झील फट गई है, एक और तटबंध टूट गया है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच नेपाल चीन सीमा के पास तिब्बत की ओर एक कृत्रिम झील के टूटने की खबर आ रही है, जिसके बाद नेपाल के तटीय और निचले क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रसुआ में तैनात पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक दीप शमशेर जबरा ने बताया कि बांध फटने की खबर मिलने के बाद आपदा क्षेत्र में चल रहा राहत का काम रोक दिया गया है। राहत में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों, बचाव दल और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा गया है। दरअसल चीन की तरफ से पहले से ही ये खबर दे दी गई थी कि तिब्बत नेपाल सीमा के करीब जिरोंग सीमा के पास ऊपरी इलाके में बनी प्राकृतिक झील कभी भी फट सकती है, और अब इस पर बना बांध टूटने की खबर आ रही है, जिसके चलते नेपाल के निचले नदी तटीय क्षेत्रों में जल प्रलय की गंभीर आशंका बन गई है। बोटे, कोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। इसे लेकर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण ये भी है कि बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के बीच नेपाल और चीन से सटे इलाकों में लगातार भूकंप भी आ रहे हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि तिब्बत के पड़ोसी प्रांत सिचुआन के कुछ हिस्सों में आज 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले 26 अगस्त को भी तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर भूकंप आने की बात कही गई थी। दरअसल 26 अगस्त को नेपाल चीन सीमा के पास अचानक पानी का सैलाब आ गया था। पानी, बर्फ, चट्टान और मलबे का तेज बहाव आया था। देखते ही देखते सड़कें, पुल, इमारतें और बस्तियां इसकी चपेट में आ गईं। बाढ़ के बाद पहाड़ों से आया भारी मलबा नदी के रास्ते में जमा हो गया। इससे पानी के पीछे एक बड़ी झील बन गई। इसी झील से खतरा पैदा हुआ। चीन की इंजीनियरिंग टीम के मुताबिक 27 अगस्त तक झील में करीब 15 से 20 लाख घन मीटर पानी था, जो कुछ ही देर में बढ़कर 25 लाख घन मीटर से ज्यादा हो गया। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने बताया कि इस झील का पानी बाहर बहने लगा है और उस क्षेत्र की तरफ जा रहा है जहां बचाव दल जा रहे थे, जिसके बाद सभी बचाव टीमों को तैयार रहने और आगे के निर्देशों का इंतजार करने को कहा गया है। बचाव दल जो पहले उस क्षेत्र में पहुंच चुका था, उसे 1 किलोमीटर पीछे हटने का आदेश दिया गया है। कुछ ही देर बाद इस पर बना बांध फट गया और अब इस झील का पानी नेपाल तक पहुंच चुका है, लेकिन नेपाल को इस बार संभलने के लिए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त मिल गया था, जिसके चलते अधिकांश लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। लेकिन 26 अगस्त की बाढ़ से हुए नुकसान का आंकड़ा जरूर बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 500 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। दुनिया भर की तरफ से नेपाल को मदद भेजी जा रही है। इस बीच भारत और चीन की तरफ से सबसे ज्यादा मदद भेजी जा रही है, लेकिन नेपाल ने साफ कर दिया है कि इस आपदा को लेकर वो मदद चाहता है, लेकिन किसी भी देश की रेस्क्यू टीम की मदद वो नहीं लेगा। नेपाल की सेना और आपदा प्रबंधन टीमें खुद बचाव अभियान चलाने में सक्षम है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव की। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग होर्मुज पर शिफ्ट हो गई है।
दोनों देश अब हॉर्मूज में आर पार की जंग के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की बात कही है। कहा है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई। ट्रंप के बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध होने वाला है, क्योंकि ईरान के तेवर साफ है कि वो पीछे नहीं हटने वाला। इधर ट्रंप की भी बयानबाजी नहीं रुक रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ईरान के साथ फिलहाल किसी तरह की बातचीत नहीं चल रही है और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस दौरान ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि ईरान गंभीर आर्थिक और सैन्य दबाव का सामना कर रहा है। वो अपने सैनिकों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं और बहुत बड़ी मुश्किल में है। हॉर्मूज स्ट्रेट का दोबारा खुल जाना इस बात का संकेत नहीं है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आगे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने फिलहाल आगे की कार्रवाई के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी और ना ही ये बताया है कि किन परिस्थितियों में अमेरिका दोबारा सैन्य कदम उठा सकता है। लेकिन उनके बयान से ये साफ हो गया है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर नहीं है, जिससे जंग की आशंका बनी हुई है। और इस बीच ईरान ने भी अपने तेवर तल्ख करते हुए अमेरिका और इजराइल दोनों देशों को सख्त चेतावनी दे दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसेन रजाई ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी जारी रखी तो भीषण युद्ध होगा और ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जहन्नुम भेजने की धमकी भी दी है। मोहसेन रजाई ने नेतन्याहू को लेकर कहा कि अगर तनाव फिर से बढ़ता है तो हम जायूनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जहन्नुम भेज देंगे। नेतन्याहू की करतूतों की वजह से जायूनी शासन का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। तो ईरानी सुरक्षा प्रमुख ने चेतावनी दी कि इजरायल ने लेबनान में आगे कोई गुस्ताखी की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी गंभीरता के साथ हालात पर नजर रख रहे हैं। इजरायल को लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर संघर्ष दोबारा शुरू होता है तो हम एक नए युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। भविष्य का कोई भी युद्ध पिछले युद्धों से अलग होगा। इस दौरान ईरानी अधिकारी ने यह भी साफ किया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोई साजिश नहीं रच रहा है। ये महज अफवाहें हैं जो इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से फैलाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि इजरायल की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान ट्रंप के बेटे को मारने की साजिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। जिस तरह ईरान और अमेरिका और इजरायल को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है, उससे साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, जो ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और अब बात करते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते टकराव की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अब वो कनाडा के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई नया समझौता नहीं होगा। कनाडा को अगर बात करनी है तो उसे अमेरिका की तरफ से दिया गया पुराना प्रस्ताव मानना होगा, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहें। और अब ट्रंप की तरफ से कनाडा के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। पहले कनाडा पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया और अब कनाडा की झील पर दावा ठोक दिया गया है। ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम लेक अमेरिका करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेक का नाम बदलने का आदेश जारी करते हुए ट्रंप ने कहा, लेक ओंटारियो का नाम तत्काल प्रभाव से लेक अमेरिका किया जा रहा है। अमेरिकी आंतरिक विभाग को 30 दिनों के भीतर जियोग्राफिक नेम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GNIS में नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद अमेरिकी संघीय सरकार के नक्शों, दस्तावेजों और अन्य आधिकारिक संचार में नए नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ग्रेट लेक्स की सुरक्षा और संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाता है। अब ट्रंप ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि झील का सबसे गहरा हिस्सा अमेरिकी क्षेत्र में आता है, इसलिए ये अमेरिका के कब्जे वाली झील है। अब ट्रंप के इस ऐलान ने कनाडा को और नाराज कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा इस झील को लेक ओंटारियो ही कहता रहेगा। इस झील का नाम दोनों देशों के अस्तित्व में आने से भी पहले का है और इसका संबंध स्थानीय मूल निवासी इतिहास से है। कनाडा का रुख साफ है कि अमेरिका का कार्यकारी आदेश उसके आधिकारिक इस्तेमाल पर लागू नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अमेरिकी सरकार के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वैसे कनाडा और अमेरिका के बीच की जंग सिर्फ टैरिफ और झील पर कब्जे को लेकर ही नहीं चल रही, बल्कि एक दूसरे को करारे हमले भी किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें एक अमेरिकी बाज यानी गंजा बाज कनाडाई हंस को दबोचे हुए दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिकी ताकत का प्रतीक बनाकर शेयर किया, लेकिन अमेरिका का ये दाव भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस वीडियो से ये तस्वीर ली गई थी उसमें बाज और हंस की लड़ाई में आखिर में जीत हंस की दिखाई गई है। यानी कनाडा को चिढ़ाने के चक्कर में एक बार फिर व्हाइट हाउस अपनी इस हरकत के चलते ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी सैन्य कूटनीति को मजबूत करने और भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों को अपने साथ जुटाने में लग गया है और इस बार उसकी नजर खाड़ी के एक और अमीर देश कुवैत पर है।
पाक की लगातार मुस्लिम देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में पहले सऊदी अरब और तुर्की के साथ सैन्य सहयोग को लेकर चर्चाएं तेज रही और अब कुवैत के साथ हुए नए रक्षा समझौते ने पाकिस्तान की रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कुवैत और पाकिस्तान ने सैन्य और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए ज्वाइंट डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर कुवैत के रक्षा मंत्री शेख अब्दुल्ला अल सालेम अल सवाह की पाकिस्तान यात्रा के दौरान मोहर लगी। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की और दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के बीच अहम बातचीत हुई। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दोनों देशों ने सैन्य सहयोग बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इस समझौते का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, सैन्य विशेषज्ञता साझा करना और एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठाना है। कुवैती सेना ने भी इस समझौते को दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डील सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं मानी जा रही। इसके पीछे उसकी आर्थिक मजबूरियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख मजबूत करने की कोशिश भी दिखाई देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज बढ़ता जा रहा है और आर्थिक मदद के लिए उसे बार बार अपने सहयोगी देशों की तरफ देखना पड़ता है। ऐसे में सऊदी अरब, तुर्की और अब कुवैत जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते पाकिस्तान के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों मायनों में अहम हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही कई मुस्लिम देशों के साथ अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ाने की कोशिश करता रहा है और अब कुवैत के साथ ये नया समझौता उसकी उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए वो अपनी सैन्य क्षमता और कूटनीतिक पहुंच का संदेश देना चाहता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जिस तरह लगातार इस्लामिक देशों के साथ अपने रक्षा रिश्ते मजबूत कर रहा है, उसने क्षेत्रीय रणनीति और भविष्य की सुरक्षा राजनीति को लेकर चर्चाएं जरूर तेज कर दी हैं। अब अपने मिशन में पाकिस्तान कितना कामयाब होता है, ये देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया के अनोखे आइलैंड की। सोचिए, आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं और सड़क पर कदम रखते ही आपकी नजर दूर तक फैले लाल रंग पर पड़ती है। पहले आपको लगता है कि शायद सड़क पर कोई लाल कालीन बिछा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लाल कालीन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लाल केकड़े हैं। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड की एक अद्भुत सच्चाई है। आमतौर पर सड़क पर एक दो केकड़े दिख जाएं तो लोग रुककर उन्हें देखने लगते हैं, लेकिन इस छोटे से द्वीप पर साल के एक खास समय में ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती पर केकड़ों का कब्जा हो गया है। जंगल, सड़कें, घरों के आसपास की जगहें, बस स्टॉप और रास्ते, हर तरफ सिर्फ लाल लाल केकड़े ही नजर आते हैं। हर साल नवंबर से जनवरी के बीच बारिश और मौसम के अनुकूल होते ही इन लाल केकड़ों की जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होता है। करोड़ों केकड़े अपने जंगलों से निकलते हैं और एक ही दिशा में चल पड़ते हैं, और वो दिशा है समुद्र की ओर। ये सफर आसान नहीं होता। उनके रास्ते में सड़कें आती हैं, इंसानी बस्तियां आती हैं और तेज रफ्तार गाड़ियां भी, लेकिन प्रकृति के बुलावे के आगे कोई रुकावट बड़ी नहीं होती। ये छोटे छोटे जीव लगातार आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि समुद्र तक पहुंचकर उन्हें प्रजनन करना होता है। जब लाखों केकड़े एक साथ सड़क पार करते हैं तो इंसानों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। कई सड़कों को बंद कर दिया जाता है, वाहनों की रफ्तार कम कर दी जाती है और जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। प्रशासन ने कई स्थानों पर खास रास्ते और संरचनाएं भी बनाई हैं ताकि ये नन्हे यात्री सुरक्षित तरीके से अपना सफर पूरा कर सकें। करीब 52 वर्ग मील में फैले इस द्वीप पर सिर्फ 2000 लोग रहते हैं, लेकिन साल के इस खास मौसम में लगता है कि असली मालिक इंसान नहीं बल्कि ये लाल केकड़े हैं। और शायद यही प्रकृति की सबसे खूबसूरत बात है। जिस दुनिया को हम अपनी समझते हैं, कभी कभी प्रकृति हमें याद दिलाती है कि इस धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है। तो वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।